नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग चला रहे हैं वन वीडियो वन चैप्टर सीरीज और इसमें हम लोगों ने 5 चैप्टर कवर कर लिया है। ये है अपना छठा चैप्टर, बिहार बोर्ड क्लास 10th, और चैप्टर का नाम है जी ओन्स अपॉन अ टाइम। लिखा हुआ है टोनी मॉरिसन के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से कि चैप्टर की सारी बातें आपके समझ में भी आ जाए और कोई इम्पोर्टेंट बात छूटे भी नहीं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोनी मॉरिसन की। ये जो चैप्टर है, द चैप्टर इज नॉट अ टिपिकल स्टोरी। ये कोई स्टोरी नहीं है, इट इज़ अ स्पीच बाय टोनी मॉरिसन। ये एक स्पीच है, एक भाषण है। ठीक है ना, किसके द्वारा? टोनी मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। और टोनी मॉरिसन कौन है? द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम के लिए कि वो फर्स्ट ब्लैक वुमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। वो हैं जी टोनी मॉरिसन। She uses a symbolic story to explain the power of language, responsibility and the relationship between generations. यहाँ पे एक सिंबॉलिक स्टोरी है, ठीक है ना। और इस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ समझाया है कि लैंग्वेज की पावर क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसके ऊपर है और क्या रिलेशन है दो जनरेशन के बीच में। जैसे आपके पिताजी हैं तो वो एक जनरेशन हुए और आप एक हैं, वो आप दूसरे जनरेशन हुए। फिर आपका जो बच्चा होगा वो एक तीसरा जनरेशन होगा। तो हर जनरेशन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ को बताने का इस चैप्टर में प्रयास किया गया है। चलिए बात करते हैं कहानी। ये कहानी, इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। Once upon a time there was an old woman blind but wise। आप जब ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक कहानी सुनाई गई है जहाँ पे एक ओल्ड वुमेन होती है, एक बूढ़ी औरत होती है, ब्लाइंड होती है, अंधी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइज होती है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है। द ओल्ड वुमेन इज ब्लैक अमेरिकन, द डॉटर ऑफ स्लेव्स एंड लीव्स अलोन। आपको पता है अमेरिका में जो स्लेव्स रहते थे, ठीक है ना, वो जो है उनको बोलते हैं, वो नेग्रो पीपल हैं। ठीक है ना, जो ब्लैक अमेरिकन थे वह उनको नेग्रो बोलते हैं। और अमेरिका में इस चीज़ को लेकर के बहुत दिनों तक विवाद हुआ था, बहुत दिनों तक संघर्ष चला था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बहुत आंदोलन किया था, तब जा कर के ये सारे भेदभाव मिटे थे अमेरिका से, ब्लैक और वाइट का भेदभाव मिटा था। तो एक कहानी के माध्यम से यहाँ ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है कि एक ओल्ड वुमेन थी, वो ब्लैक थी, मतलब नेग्रो कम्युनिटी की थी, अमेरिकन थी, डॉटर ऑफ स्लेव्स थी और अकेले रहती थी, लिव्स अलोन। पीपल ग्रेटली रिस्पेक्टेड, लोग उसका बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, बिकॉज ऑफ हर विजडम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। इवन दो सी इज ब्लाइंड, हाँ वो ब्लाइंड जरूर थी लेकिन फिर भी लोग उसको रेस्पेक्ट देते थे। सी इज नोन फॉर बींग वेरी इंसाइटफुल एंड इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। सम यंग पीपल विजिट हर वन डे, और एक दिन क्या होता है, कुछ नए युवा लड़के वहाँ विजिट करते हैं, जाते हैं उस महिला के पास में, ट्राइंग टू प्रूव हर रॉन्ग। और उनकी कोशिश क्या होती है? उनकी कोशिश होती है कि लोग कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है ना, लेकिन आज इसको गलत साबित करना है, इस बात को प्रूव कर देना है कि नहीं वो इंटेलिजेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो कुछ युवा लड़के जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द यंग पीपल होल्ड्स अ बर्ड इन देयर हैंड्स एंड आस्क्स द ओल्ड वुमेन। एक युवा लड़का जो अपने हाथ में एक चिड़िया रखे हुए होता है, वो पूछता है उस बूढ़ी औरत से कि इज द बर्ड आई एम होल्डिंग अलाइव और डाइड। पूछता है वो लड़का उस औरत से कि जो पक्षी मेरे हाथ में है, जिस पक्षी को मैंने होल्ड कर रखा है, ये अलाइव है या फिर डेड है, ये जीवित है कि मर गया है। द क्वेश्चन इज मींट टू ट्रिक हर। क्वेश्चन उस औरत के लिए थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि वो अंधी थी तो वो देख तो नहीं पा सकती थी ना कि वो क्या है, वो पक्षी जो है वो अलाइव है, जीवित है कि मरा हुआ है। ठीक है,
इफ शी सेज अलाइव, अगर वो कहती कि जीवित है तो दे माइट किल इट, हो सकता है कि वो उसको मार देते। या अगर वो कहती कि वो मरा हुआ है तो हो सकता है कि वो जिंदा ही होता, उसको लोग रिलीज कर देते, छोड़ देते। तो मतलब बेसिकली जो आइडिया है इसमें यही बताया गया है कि दे कंट्रोल द बर्ड्स फेट। वो जो युवा हैं, वो युवा के हाथ में उस पक्षी की क्या है, उस पक्षी का फेट है, उसका तकदीर है, उसका भाग्य है। ठीक है ना। द ओल्ड वुमेन रिमेन साइलेंट, जो औरत होती है वो बहुत देर तक चुप रहती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चुप रहती है। फाइनली सेज, और अंततः कहती है, क्या कहती है? जवाब बड़ा रोचक है। आई डोंट नो, वो कहती है कि मुझको नहीं पता। इफ द बर्ड इज अलाइव और डेड, मुझको नहीं पता कि वो जीवित है कि मृत है। बट वट आई डू नो इज इट इज इन योर हैंड्स, लेकिन हाँ, मैं तो बस यही जानती हूं कि वो पक्षी तुम्ही लोगों के हाथों में है। ये बात बहुत गहरी बात है, ठीक है ना, क्योंकि वो बूढ़ी औरत, ठीक है ना, इस बात को कह के ये बताना चाहती है उन लड़कों को कि देखो, वो पक्षी जीवित है कि मरा हुआ है ये मुझको नहीं पता, लेकिन फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, तकदीर तुम्हारे हाथों में है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वट हैपन्स, जो कुछ भी होगा उस चीज के लिए तुम रेस्पॉन्सिबल होगे, तुम्हें उस चीज के लिए जिम्मेवार होगे। ठीक है ना। ये बड़ा ही मतलब यहां एक डीपर मीनिंग यूज हुआ है, अगर आप इसको समझ पाए, समझिए इसको। टॉनी मॉरिसन कहती हैं कि ये जो बर्ड है ना, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, और ये जो युवा है, ठीक है ना, द बर्ड रिप्रेजेंट लैंग्वेज एंड द ओल्ड वुमेन रिप्रेजेंट एज अ राइटर। ठीक है ना। यहां पे ये जो बूढ़ी औरत है वो एक राइटर के रूप में है। बात क्लियर है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब इसमें बात आती है किस चीज की? अब इसमें बात आती है कि वो जो औरत है ना, वो जो औरत है वो बोलती है, वो क्या बोलती है कि देखो जी, पक्षी है तुम्हारे हाथ में, वो जीवित है कि मृत है ये मुझको पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि वो पक्षी तुम्हारे ही हाथों में है। ये मीनिंग बड़ा डीपर है इसका, बहुत डीप मीनिंग है कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक भाषा ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में एक भाषा जाती है तो बेसिकली उसी पीढ़ी के ऊपर क्या होता है, उसी पीढ़ी के ऊपर ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी होती है कि आखिरकार में उस भाषा का क्या होगा। ठीक है ना। लैंग्वेज ये बहुत ही पावरफुल चीज है, ठीक है। इट कैन हर्ट और हील, इसमें दोनों गुण है। ये हर्ट भी कर सकती है किसी चीज को, और किसी चीज को इसमें हील करने का भी गुण है। तो मतलब लैंग्वेज में दोनों गुण है, हर्ट करने का भी गुण है और हील करने का भी गुण है, डिस्ट्रॉय करने का भी गुण है और इंस्पायर करने का भी गुण है। लैंग्वेज, भाषा, किसी चीज के विनाश का भी कारण बन सकती है और किसी चीज के विकास का भी कारण बन सकती है। लैंग्वेज ही इस पूरे वर्ल्ड को एक आकार देता है। ठीक है ना। वो बूढ़ी औरत, उसने जो जवाब दिया उसका मीनिंग बहुत डीपर था कि देखो, मुझे नहीं पता कि ये पक्षी जो तुम्हारे हाथ में है ये जीवित है कि मृत है, लेकिन हाँ इसका भविष्य तुम्हारे हाथ में है। वो बूढ़ी औरत कहना चाहती हैं कि ये जो पक्षी है ना, ये पक्षी ही क्या है, ये पक्षी ही एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज का फ्यूचर आने वाली जनरेशन के ही हाथ में होता है। आफ्टर हियरिंग हर पावरफुल वर्ड्स द चिल्ड्रन यंग जनरेशन रिफ्लेक्ट डीपली। जब उन्होंने ये आंसर सुना, इस आंसर से उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डीपली उस चीज़ का एक प्रभाव पड़ा उन लोगों पे। ठीक है ना। जब उन्होंने ये बात सुनी, आफ्टर हियरिंग हर पावरफुल वर्ड्स, क्योंकि ये कोई साधारण बात थी नहीं। मे बी दे वर नॉट रियली ट्राइंग टू फूल हर, हो सकता है वो उन्हें मूर्ख बनाने नहीं गए हों,
बस उनको सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि आखिर वो सच में क्या है उनकी विद्वता, जो भी बात हो। लेकिन जो बात निकल कर के यहाँ सामने आई, ठीक है ना, वो बात बहुत गहरी थी। डीप क्वेश्चन, दे आस्क मेनी डीप क्वेश्चंस। व्हाट इज इट लाइक टू बी अ वुमन? हाउ डज इट फील लाइक टू बी रिजेक्टेड और नॉट बिलोंग? व्हाट हैपन टू द स्लेव्स एंड देयर पेन? बहुत डीपर क्वेश्चन वे लोग उससे पूछते हैं, उस औरत से, कि एक औरत बन करके आपको कैसा महसूस होता है, आप कैसा फील करती हैं, आप कैसा फील करती हैं जब एक नेग्रो को रिजेक्ट किया जाता है, उसको एक कम्युनिटी में उसको दर्जा नहीं दिया जाता है, उसका अधिकार नहीं दिया जाता है, ठीक है, आप उस दर्द को कैसा महसूस करती हैं, है ना? व्हाट डज इट फील लाइक टू बी रिजेक्टेड और नॉट बिलोंग? इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं यहाँ इस चैप्टर में। अंततः बात यही है, थ्रू दिस क्वेश्चंस दे ओपन देयर हार्ट्स एंड बिगिन टू अंडरस्टैंड सफरिंग, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन इसलिए आते हैं ताकि लोग उस पीड़ा को, उस दर्द को समझ पाएं, उस वास्तविकता को समझ पाएं और भाषा की जो क्षमता है, जो पावर है, उस पावर को समझ पाएं। The old woman finally feels they understand the meaning of responsibility. बूढ़ी औरत को ऐसा लगता है कि ये बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ गए हैं। She says, वो कहती है कि I trust you now. मुझे तुम में विश्वास है। You have truly caught the bird. हाँ, तुम लोगों ने सच में इस बर्ड को पकड़ रखा है। मतलब बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ, मुझको पता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो चीज़ तुम लोगों ने समझ ली है, तुम लोगों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। द यंग जनरेशन नाउ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज। वो औरत कहती है कि हाँ, मुझको पता है कि अब तुम लोगों ने लैंग्वेज की वैल्यू को समझ लिया है, ठीक है ना? लुक हाउ लवली इट इज़, दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर। वो कहती हैं कि देखो, ये चीज़ जो हम लोगों ने साथ में मिलके की है, ये कितनी खूबसूरत है। लैंग्वेज पे किसी एक व्यक्ति का, एक जनरेशन का अधिकार नहीं है। लैंग्वेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है। एक भाषा जब दूसरे जनरेशन में जाती है तो वो अगले जनरेशन के बीच में एक कनेक्शन बनाती है, ठीक है ना? और वो अगला जनरेशन ही इस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है कि वो उस भाषा को कितना सहेज करके रखेगा, ठीक है ना? उसको कितना बचा करके रखेगा। जैसे संस्कृत, ये हम लोगों के पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि हम लोग इसको बना करके रखें, इसको बचा करके रखें। जो पुरानी भाषाएं हैं उसको बना करके रखना, उसको बचा करके रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। नहीं तो लैटिन भाषा, जो एक समय वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करती थी, उसकी स्थिति ऐसी है कि अब वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विलुप्त होने के कगार पे है। बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो लैटिन भाषा बोलते हैं, बहुत कम ऐसे देश रह गए हैं जहाँ लैटिन बोली जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो जाहिर सी बात है एक भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी कारण से इस चैप्टर में ये बात कही गई है कि वो बर्ड जो है, वो लैंग्वेज है, वो और वो यंग जनरेशन के हाथ में है। इस चैप्टर का थीम यही है कि यहाँ पावर ऑफ लैंग्वेज को बताया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया है, विजडम वर्सेस यूथ को बताया गया है, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, ठीक है ना? आशा है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, ठीक है ना? क्या आप वो सब कुछ यहाँ आपको मिल रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं एक चैप्टर में, जितना कोई एक 1.5 घंटे 2 घंटे लाइव क्लासेस लेकर के पढ़ाता है? क्या ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ? अगर हाँ तो बताइएगा। अगर कुछ छूट रहा होगा, आप भी चाहते हैं मैं भी लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को, वो बताइएगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड के सिलेबस भी कवर हो, आपकी इंग्लिश, हिंदी या बाकी सब्जेक्ट्स कवर हो, तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।